देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज मुकाबला सीधा राजेंद्र नगर से करने के लिए पहुंची हूं ताकि आपको ये बता सकूं कि 3 बच्चे जो आईएएस बनने का सपना देख रहे थे, जो अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए यहां दिन रात एक कर रहे थे, कैसे उन 3 बच्चों की जान चली गई और उन 3 बच्चों की जान जाने के पीछे जिम्मेदार कौन है, इस पर कार्रवाई क्या हो रही है और वो कदम जो शायद आज से 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उठ जाने चाहिए थे, वो कदम अब उठाए जा रहे हैं, उसका कितना फायदा होगा। लेकिन ये सब आपको बताऊं उससे पहले राजेंद्र नगर इलाका कैसा है, यहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए अगर पहुंचते हैं तो यहाँ उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इस इलाके में पानी कैसे भर जाता है, सबसे पहले आज आप इंडिया टीवी के कैमरे पर ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से इस पूरे एरिया की शुरुआत होती है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर अगर आप उतरेंगे तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर आप ये बैरिकेटिंग्स देखेंगे। अब यहाँ पर बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आने जाने वाले लोगों का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ गया है। ये बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं। इन बैरिकेटिंग्स के आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको वो एरिया नजर आएगा जहां पर स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जहां पर बुलडोजर भी अपना काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, सड़क आपको यहाँ चौड़ी नजर आ रही होगी। मेरे कैमरा सहयोगी डोगरा जी आपको दिखाएंगे कि सड़क यहाँ पर चौड़ी है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये इलाका झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका है। राजेंद्र नगर पॉश इलाकों में से एक है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और देखिए बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ही एग्जाम के लिए बच्चे कोचिंग किया करते थे। अगर ये बिल्डिंग भी आप देखेंगे तो वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस एग्जाम है, यानी ये भी एक ऐसी ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां बच्चे आकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई किया करते थे। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। जिस एमसीडी को लेकर यहाँ सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो एमसीडी की गाड़ियां अब आपको यहाँ पर तैनात जरूर नजर आएंगी, लेकिन यही एमसीडी अगर वक्त रहते कार्रवाई करती तो शायद यहाँ 3 बच्चों की जान न जाती और उन अभिभावकों के आंखों में आंसू ना होते जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ अफसर बनने के लिए भेजा था, उज्जवल भविष्य के लिए भेजा था, लेकिन उनके पास जाती है एक ऐसी सूचना जिससे उनका पूरा जीवन अंधेरे में चला जाता है। उनके घर के जो चिराग हैं वो बुझ जाते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और बैरिकेटिंग नजर आएगी और ये बैरिकेटिंग अब दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट करके अपना जो विरोध है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहां तक मेरी नजर जा रही है, ये पूरा एरिया मुझे चौड़ा नजर आ रहा है। सड़क मुझे पूरी चौड़ी नजर आ रही है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ सपनों को सच करने वाले या सपनों की राह दिखाने वाले वो इंस्टीट्यूट जरूर नजर आ रहे हैं जो बच्चों की कब्रगाह बन चुके हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए मौत का सबब साबित हो रहे हैं। आप इधर नजर दौड़ाइए, यहाँ पर आपको एक और एकेडमी नजर आएगी। हालांकि यहाँ बुलडोजर ने अभी अभी कार्रवाई की है। वो एमसीडी का बुलडोजर जो पहले चलना चाहिए था, वो एमसीडी का बुलडोजर चला तो सही, लेकिन वो तब चला जब कीमत 3 बच्चों ने अपनी जान देकर गंवाई। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसे आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर नाला है और इस नाले पर एनक्रोचमेंट किया गया था, यानी इसको ढक दिया गया था। अब दावा ये किया जा रहा है कि अब जो ये आप पाइप देख रहे हैं, ये जो मलबा देख रहे हैं, यहीं से पानी निकलने की व्यवस्था थी, लेकिन पानी निकल नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के जो पत्थर हैं, इस तरीके की जो सेल्टिंग है वो यहाँ पर लगा दी गई थी और पूरी तरीके से ढक दिया गया था, यानी कि एनक्रोचमेंट किया गया था। और अभी इसी एनक्रोचमेंट को इस एरिया से हटाया गया है ताकि राजेंद्र नगर एक बार फिर से न डूब जाए और फिर से कोई बच्चा अपनी जान की कीमत यहाँ पर ना चुका पाए। अब जो अभिभावक हैं उनके मन में प्रश्न यही है कि हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो बच्चे कितने सुरक्षित हैं। कोचिंग सेंटर्स जो हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के संचालक हैं, जो मनमानी करते हैं, वो मनमानी कब रुकेगी और जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार की भेंट कब तक स्टूडेंट्स चलते रहेंगे। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए हमें कुछ और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। अभी जो बुलडोजर से टूटा हुआ हमने आपको नाला दिखाया, यहाँ पर बुलडोजर वही काम कर रहा है। आप मेरे कैमरे की नजर से देखेंगे कि बिल्कुल नालों को अब साफ किया जा रहा है। जहां पर आपको फर्श नजर आता था, जहां पर आपको सेल्टिंग नजर आती थी, शेल्टिंग नजर आती थी, वहां पर अब मोटे मोटे पत्थर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहले जब शिकायत की जा रही थी
आप इस पूरे इलाके की अगर कहानी को समझिएगा कि तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमने बार बार शिकायत की, हमने बार बार बताने की कोशिश की। यहाँ जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, ये रोड पूरी पानी से भर जाती है। आप समझिए कि दिल्ली में अभी कोई 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार बारिश नहीं हुई है, कुछ कुछ मिनट की बारिश होती है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ घंटों की बारिश यहाँ पर हो जाती है। उसके बावजूद इस रोड पर पानी भर जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी चौड़ी रोड और यहाँ पर पानी भर जाता है। अब ये एमसीडी के वाहन यहाँ पर आपको जरूर गुजरते हुए नजर आएंगे। अपने शहर को साफ सुथरा रखें, ये एमसीडी की लाइन आपको नजर जरूर आ जाएगी, लेकिन शायद पहले साफ सुथरा रखने का काम अगर शुरू हो जाता है एमसीडी की तरफ से, तो ये रोड पर पानी ना भरता, 3 बच्चे अपनी जान ना गंवाते। आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, माँ बाप बेफिक्र होकर बच्चे को शायद 2-3 घंटे फोन भी नहीं करते कि बच्चा सुरक्षित जगह पर है, पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करते हुए अगर ये सूचना पेरेंट्स के पास पहुंचे कि आपका बच्चा अब नहीं रहा है, तो आप सोचिए कि उन पेरेंट्स पर क्या बीत रहा होगा। अब जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ रहे हैं, अब देखिए एमसीडी का एक और बड़ा सा ट्रक आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसी एमसीडी की भूमिका पर तो तमाम सवाल हैं कि ये एमसीडी के बड़े बड़े ट्रक या एमसीडी की छोटी छोटी गाड़ियां अगर पहले यहाँ पर तैनात होती, शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाता, तो शायद इस तरीके की घटना यहाँ पर ना होती। अब जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक और बैरिकेटिंग नजर आ रही है, और ये बैरिकेटिंग है उस कोचिंग सेंटर के बाहर जहां 3 बच्चों ने अपनी जिंदगी गवाई है, और 30 से 35 लगभग ऐसे बच्चे थे जो जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए नजर आ रहे थे। ये वो बैरिकेटिंग है। यहाँ पर देखिए पुलिस की तैनाती है, आपको तस्वीरें एक बार दिखा दूं, यहाँ पुलिस की तैनाती है, और यहीं से बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता है। उस बेसमेंट में अंदर जाने का रास्ता है जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि वहां बायोमेट्रिक बाकायदा इस कोचिंग सेंटर संचालक ने लगा दी थी। अब जब पानी भरेगा, लाइट का कनेक्शन टूटेगा, तो वो बायोमेट्रिक मशीन काम करना बंद कर देगी, और इसी वजह से जो छात्र अंदर फंसे हुए थे वो अंदर फंसे रह जाएंगे। सबसे बड़ी कहानी ये है कि ये जो बेसमेंट है, आप यहाँ जो राउज आईएएस कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, यहाँ का जो बेसमेंट है, बेसमेंट की परमिशन अमूमन कैसे मिलती है? देखिए आपको एनओसी लेनी पड़ती है अलग अलग विभागों से। फायर डिपार्टमेंट आपको एनओसी देता है, और जो एनओसी अभी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ये समझ में आता है कि सिर्फ स्टोरेज के लिए या पार्किंग के लिए आपको बेसमेंट की अनुमति दी जाती है। यानी जहां पर वाहन खड़े होने हैं, जहां पर कूड़ा करकट भरना है, वहां बच्चों को बिठा रहे हैं, वहां आप उन छात्रों को बिठा रहे हैं जो कभी आगे चलकर इस देश को चला सकते हैं, दिल्ली को चला सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। वहां बच्चों को बैठाकर पढ़ाई करवा रहे हैं, सीधे तौर पर जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि अब एमसीडी ने भी कार्रवाई की है, एमसीडी कमिश्नर ने 2 जूनियर जो इंजीनियर हैं उन पर कार्रवाई की है, उन पर जरूर एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही साथ 15 ऐसी जगहों को चिन्हित कर सील कर दिया गया है जहां बेसमेंट में अवैध तरीके से जो लाइब्रेरी है वो चलाई जा रही थी। अभी मैं सिर्फ आपको एरिया दिखा रही हूँ, फिर यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर एक एरिया नजर आएगा जहाँ आपको बुलडोजर से टूटी हुई जो सीमेंटेड बड़ी बड़ी पत्थर हैं वो नजर आएंगे, और ये अब नालियां, आप कहिए कि अब आपको नालियां यहाँ पर नजर आएंगी। शायद ये नालियां पहले नजर आ रही होती, इनका काम अगर पहले हो गया होता तो शायद बच्चों की जान ना जाती, तो शायद वो 3 बच्चे पानी में डूबकर ना मर जाते, जिन 3 बच्चों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, और यहाँ पर अगर आप फीस को लिखा हुआ देखेंगे, आप फीस के बारे में जानेंगे, तो किसी की भी फीस लाखों से कम नहीं है। आपको लाख लाख रुपए देने पड़ रहे हैं फीस देने के लिए। आप ये समझिए, आपको अगर बच्चों को अगर पढ़ाई करनी है तो आपको 1-1 लाख रुपए से ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में जाकर क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे अगर आप तर्क जानने की कोशिश करेंगे तो तर्क ये समझ में आता है कि एक तो अपनी पूरी कमाई, अपनी पूरी जो पूंजी होती है परिवार की, उसे लगाकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। इन कोचिंग सेंटर्स में भेजा जाता है जहां बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है।
उन कोचिंग सेंटर्स में बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, अपना खर्चा भी निकालते हैं, छोटे छोटे कमरे में रहने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, कठिन समय में रहकर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ऐसे में जो बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी है उनका जो किराया है, आप कह सकते हैं, उसे आप किराया ही कहिए, और उसकी जो फीस है वो कम होती है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के अगर आप कंपैरिजन करेंगे फीस से, तो जो बेसमेंट में बनी हुई लाइब्रेरी होती है उसका रेंट कम होता है, उसकी फीस कम होती है, और इसीलिए बच्चे ऐसे मौतगाह बने जो बेसमेंट है। यही राउज आईएएस स्टडी सर्कल बड़ा बड़ा लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। 3 छात्र हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, जिनकी जिंदगी खत्म हो गई है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। जो छात्र यहाँ पर हैं, आप आइएगा, अगर उनसे बात करिएगा तो छात्र ये कहते हैं कि ये हादसा नहीं, ये साफ तौर पर हत्या है। और ये हत्या किसके द्वारा की गई है, यहाँ पर लोगों से बात करिएगा तो समझ में आएगा आपको। लोग एमसीडी का नाम लेते हैं, लोग कोचिंग संचालकों का नाम लेते हैं, लोग सरकार का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजनीति होती हुई नजर आएगी। एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर का जो मामला है वो आपको नजर आएगा। अब जिस एमसीडी की कार्रवाई का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये जो एमसीडी की गाड़ियां अब खड़ी हुई हैं जिनमें लोहा भरा हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसमें कचरा भरा हुआ नजर आ रहा है, यही एमसीडी की गाड़ियां अगर 15 दिन पहले जब यहां पर रहने वाले एक स्टूडेंट ने शिकायत की थी, जब एक स्टूडेंट 26 तारीख को ये कह चुका था कि यहां पानी भरता है इस रोड पर, जिस रोड पर मैं इस वक्त हूं और जिस रोड पर मैं चल रही हूं, इस रोड पर पानी भरता है, यहां सैलाब बहता है, जब ये कहते हैं, जब ये बार बार कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई करिए, एमसीडी को शिकायत की जाती है, जहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उनसे जब शिकायत की जाती है, उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। खामियाजा ये है कि 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। ये जो पूरी की पूरी रोड है, एक बार फिर आपको दिखाऊंगी, ये जो पूरी की पूरी रोड है ये कोचिंग सेंटर से ही भरी हुई है। ये एक और बैरिकेड आप यहाँ देखेंगे, और ये बैरिकेड इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर अब जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे साथियों के साथ जो हुआ उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए हमारे साथियों को, कोचिंग संचालकों की जो मनमानी है वो कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से की जाती है। बैरिकेड्स इसलिए लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्थाएं ना बिगड़े। हालांकि किसी भी स्टूडेंट को आने जाने में किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है। जो स्टूडेंट आना चाहता है, इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहता है, वी वांट जस्टिस के बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे, आप वो यहाँ पर आकर अपनी मांग को रख सकता है। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, एमसीडी का बुलडोजर अब एक्शन में आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद उस बेसमेंट की कहानी कोई बताने को तैयार नहीं है जिस बेसमेंट में 3 लोगों की जान चली गई। 3 छात्र, जिसमें से केरल का रहने वाला था, एक तेलंगाना की रहने वाली स्टूडेंट थी, एक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली स्टूडेंट थी, वो तीनों के तीनों छात्र अपनी जिंदगी गंवा बैठे, डूबकर पानी में उनकी जान चली गई। उसका दोषी कौन है ये बताने के लिए कोई भी तैयार नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल राजेंद्र नगर को आपने देखा हमारे कैमरे के जरिए, और इस तस्वीर को देखकर आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि अभी जब बारिश नहीं हो रही है तो ये कल्पना करना या ये इमेजिन करना कि ये सड़क जो ठीक ठाक चौड़ी लग रही है, बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट इस सड़क पर नजर नहीं आ रहा है। इस सड़क पर अगर इतना पानी भर जाएगा कि बेसमेंट में धारा बहने लगेगी पानी की। आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की तस्वीरें आई हैं, उसे इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग जरूर ये बात कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है। अब जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं उनसे भी आइए एक बार बात कर लेते हैं और इस एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मालती वर्मा। मालती जी, ये एरिया देखकर तो लग रहा है बड़ा चौड़ा है, चौड़ी सड़क है, अमूमन पानी वहां भरता है जब पतली पतली गलियां होती हैं। यहाँ पानी क्या हर साल भरता है? ये हर साल की समस्या है? ये ना ऑलमोस्ट हर साल की समस्या है। यहाँ पानी भर जाता है बारिश से, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई है, ठीक है, वहाँ से पानी इधर आ जाता है, इधर वाला पानी इधर आ जाता है, और ये जो गली ऊंची तो सारा पानी यहाँ पर आ जाता है। और बेसिकली इसके नीचे बहुत बड़ी ड्रेन है जिसके ऊपर ये सड़क बनी हुई है। और बहुत बड़ा रीज़न तो ये भी था कि जब ये यहाँ पे ट्रेंच लाइन डाली गई थी और सीवरेज डाली गई थी तो 1.5 साल से ये ओपन पड़ा है सारा का सारा एरिया। यहाँ पे कभी कोशिश ही नहीं करी कि हम इसको पक्का करें या अंदर से कंस्ट्रक्शन अच्छी करें, मजबूत करें, ताकि बेसमेंट तक पानी ना जाए।
और टोटली जो पानी था उस दिन मैं यहीं थी, मैं क्या नाम है 7 बजे से लेके ये पानी निकाला जा रहा था, 8 मोटर अंदर लगी थी, 2 बजे तक मैं यहीं थी मैम। ठीक है, मैंने सारा हाल अपनी आंखों से देखा, पानी का प्रेशर 1% भी कम नहीं हुआ। और जिनके माँ बाप भाई उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जिनकी बच्चे गए उन्होंने बड़ी अपेक्षाओं के साथ दिल्ली भेजा अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। शिकायत क्या, जैसे कहा जा रहा है कि शिकायत भी की गई थी 15 दिन पहले, यहाँ स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे, स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे, तो उसका कोई जवाब मिलता था आप लोगों को? उसका कोई जवाब नहीं मिला था। एक स्टूडेंट मुझे मिला था, कह रहा मैम मैंने ना शिकायत की, तो जिस ग्रुप में मेरे को इन लोगों ने ऐड कर रखा था वो कोई इन लोगों का ग्रुप बना हुआ है, जो इनका कोई पार्टी ग्रुप होगा उसमें था, तो कह रहे मुझे लेफ्ट कर दिया उसमें से, मुझे निकाल ही दिया उसमें से। और वो बच्चा था उसने आरटीआई लगाई फिर उसके ऊपर कि आप मुझे बताया जाए कि ये जो बेसमेंट में आपका वो चल रहा है, क्या नाम है, ट्यूशन सेंटर चल रहा है या लाइब्रेरी चल रही है, तो किस बिहाफ पे चल रही है। तो उसमें लिखा हुआ ये आया था, जो बेसमेंट का जो इन्होंने एरिया रखा हुआ जैसे B1 B2 जो रखा हुआ माइनस वाला, उसमें ये था कि वो आप नीचे स्टोरेज कर सकते हो और क्या नाम है आप पार्किंग कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ये जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है, जरा ये कार्रवाई हम दिखाएं, ये जो तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है मैम, ये जो पूरा नाला अब हमें नजर भी आ रहा है, जहाँ पहले हमें बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे, इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है, इससे कुछ फायदा मिलेगा? देखिए एक बात है, पहली बात तो कि हम लोग जितने भी हैं चाहे उसमें मैं भी हो सकती हूँ। मैंने अपना घर बनाया और अपने यहाँ से नाली बंद कर दी, बिल्कुल इंक्रोचमेंट कर ली ना एक तरह से मैंने, और इसके ऊपर मैंने ड्रेन बनने की बजाय कि यहाँ ड्रेन होनी चाहिए, मैंने अपना रैंप बना दिया और अपने यहाँ पे टाइलों से सजा दिया, उसको ब्यूटीफाई कर दिया, क्योंकि मेरे घर के आगे गंदगी नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह पैदा होना पर मेरे नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये सोच को हमें बदलना पड़ेगा अपनी, और जब हम ऐसी सोच को बदलेंगे ना तभी हमारे लोगों का कुछ होगा। अगर मैं सपोज मैं किसी अधिकारी में जाके किसी की कंप्लेंट करती हूँ कि इस रैंप के कारण प्रॉब्लम हो रही है, इंक्रोचमेंट, तो वो जाके मेरी धज्जियां उड़ाने शुरू कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो मैम ये बहुत जरूरी है कि ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है, ड्रेनेज होंगी तभी पानी का कहीं पर निकास होगा। रिसल्टिंग के लिए बात कही जा रही है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं बिल्कुल रहने वाला हूँ यहाँ से। मैं कोई समझो मुझे यहाँ पे 70 साल के करीब हो गए। 70 साल? क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा बिजनेस है, राजेंद्र चंडोक मेरा नाम है। आपने कंप्लेंट की बात की थी, ये 40 साल से लगातार कंप्लेंट होती जा रही है। यहाँ से लेके वहाँ तक नाला बना हुआ है, बिल्कुल डैमेज हो चुका है नाला, कोई सीवर खोलने को तैयार नहीं होता। मैं किसी पार्टी की नहीं बात कर, सबकी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया कि ये नाला ख़त्म हो चुका है। 4 जगह ये टूट चुका है, 3 बार बिल्डिंगें बच चुकी हैं। वो खुद मालिक ने बचाई, कैसे बचाई वो वही जाने। तो ये जब तक ये नाला ठीक नहीं होगा ये पानी का स्लोप ऐसे ही रहेगा। अच्छा, कोचिंग संचालकों को लेकर भी अब बच्चे बड़े नाराज हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई जा रही है। बच्चों को नहीं मालूम ना, जो 60 साल से यहीं पे रह रहा है, 70 साल से यहीं पे रह रहा है, उसको यहाँ की हालत मालूम है। मैं जब 5 साल का था तो तब 4 फुट पानी होता था यहाँ पे। तब एमसीडी की गाड़ियां नहीं आती यहाँ पर, अभी मैं देख रही हूँ ट्रक खड़े हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। फॉर्मेलिटी पूरी की और गए, वो कहते हैं मशीन ही नहीं है हमारे पास। अभी जो काम हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, ये कामगार साबित होगी? नहीं होगी, इसके नीचे नाला है। हाँ, ये और नुकसान है, इसको तोड़ेंगे तो पानी नाले को तोड़ेगा। नाला तो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा शिव कुमार जी। आप भी यहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले? कब से रह रहे हैं इस एरिया में? 40 ईयर। 40 साल से रह रहे हैं। पानी कब से भर रहा है यहाँ पर? मैडम ऐसा है, शंकर रोड का यहाँ तक स्लोब है, उसका कोई पानी तो आएगा। एक्चुअली सामने नाला था, बरसाती नाला, उसमें स्लोब था, वो कवर हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो 10-12 फुट का सीवर था वो उन्होंने बनाया, अब 2 साल से वो टूटा पड़ा। बड़ी कंप्लेन करती हूँ, अब भी वहाँ पुलिस की गाड़ी आगे खड़ी कर दी, कोई फोटो अब जाके देखो 4 कदम की मेन है, वो पानी खींचता था उसका। इससे कुछ नहीं होगा, मेन है वो सीवर। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? अभी तो कोई एमसीडी कह रहा है, कोई सरकार कह रहा है। पहले बारिश आती थी तो एक बंदा तुरंत आता था सफाई करने के लिए उस सीवर की, अब कोई आ ही नहीं रहा। वो सीवर डैमेज हो गया। बरसाती नाला शुरू होता है, उसी में सारा पानी जाओ, वो पानी नहीं खींचेगा तो अब कुछ भी कर लो। मेन तो वो 10 फुट का पाइप है उसके अंदर और 12 फुट का सीवर है, वो टूटा पड़ा है। देखिए, स्थानीय लोग तो साफ तौर पर यहाँ हो रही गड़बड़ी की कहानी को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। तोड़फोड़ की कार्रवाई जरूर अब की जा रही है, एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पर आ गया है, लेकिन वही बात है कि अब एमसीडी के बुलडोजर आने से भी यहाँ के लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में एक हादसा होता है, 3 छात्र इस हादसे की भेंट चढ़ जाते हैं, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं।
एमसीडी अपने सवालों से बच रही है, दिल्ली सरकार सवालों से बच रही है। एलजी साहब जो स्टूडेंट से मिलकर तो गए हैं, लेकिन इस समस्या का हल क्या होगा इसका जवाब उनके भी पास नहीं है। आप जब राजेंद्र नगर आएंगे और यहाँ पर इस इलाके को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा इलाका कोचिंग हब है और यहाँ जिस तरीके से कोचिंग चलाई जाती है या जिस तरीके से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो तरीका अगर आप देखेंगे तो आप भी सन्न और चौंक जाएंगे। बच्चों से जिस पढ़ाई के लिए मोटी रकम वसूली जाती है, उन्हें क्या सुविधाएं दी जाती हैं और कितने खतरे में उनकी जान रहती है, वो आपने तस्वीरों में लगातार देखा है। ऐसे एक और कोचिंग सेंटर की कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि जब से यहाँ लाइब्रेरी का मामला सामने आया है, तभी से इस पूरे इलाके में लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया है। कोचिंग संचालकों ने खुद लाइब्रेरी को बंद कर दिया है और इसीलिए यहाँ लाइब्रेरी की तस्वीरें दिखाना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स के हालात क्या हैं? जिन कोचिंग सेंटर्स में हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनसे मोटी रकम वसूली जाती है, जिनसे लाखों में फीस वसूली जाती है, वो कोचिंग सेंटर्स आखिर दिखते कैसे हैं? वहाँ कितने छोटे छोटे कमरों में लोग पढ़ते हैं या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं? ये कोचिंग सेंटर में जब आप दाखिल होंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये यहाँ से कोचिंग सेंटर की शुरुआत होती है, कुछ बच्चे यहाँ पर भी जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस कोचिंग सेंटर में घुसेंगे तब आप तस्वीरें देखिए। ये एक जाल का आपको गेट नजर आएगा और एक छोटा सा गेट आपको नजर आएगा। आप समझिए, अगर यहाँ पर भी कोई हादसे की स्थिति बनती है तो यहाँ लोग कैसे निकल पाएंगे या छात्र कैसे निकल पाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा आप आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हुए आप इस कोचिंग सेंटर में दाखिल होइए। यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा मिलेगा आपको स्टडी ग्रुप, लाइब्रेरी, 24 आवर अवेलेबल, एडमिशन ओपन। ये पूरे राजेंद्र नगर में आपको इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हालांकि जिस कोचिंग सेंटर में इस वक्त हम हैं, वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जो लाइब्रेरी है वो है। हालांकि जो लाइब्रेरी का किराया वसूला जाता है वो 3 से 4 हज़ार हो सकता है, 5 हज़ार हो सकता है। बेसमेंट में अगर लाइब्रेरी है तो आप समझिए कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है उसका किराया थोड़ा कम होता है, उसकी फीस कम होती है, 2500-2000 के करीब होती है। इसीलिए स्टूडेंट्स बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में ज़्यादा पढ़ाई करते हुए नज़र आते हैं। अब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, कोचिंग सेंटर को आप देख रहे हैं। लाइब्रेरी की तलाश हम भी कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर दिखती है या नहीं दिखती है। आप थोड़ा आगे आइए। यहाँ उन स्टूडेंट्स के जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं, जो स्टूडेंट्स इन कोचिंग सेंटर से पढ़ते हैं और यहाँ पर आकर अफसर बन जाते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। लेकिन संकरे ये जो स्टेयर्स हैं, इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सोचिए कि हम यहाँ पर चढ़ रहे हैं तो चढ़ते चढ़ते आपको सांस फूलने का एहसास होगा, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है। और जब वेंटिलेशन नहीं है, यहाँ पर जब स्टूडेंट्स बैठते होंगे, ऐसे कमरों में बैठते होंगे, रीडिंग रूम में बैठते होंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर किस तरीके का जो माहौल है वो होता होगा। और ऐसा ही पूरा जो आप कोचिंग सेंटर्स देखेंगे आपको ऐसा ही नज़र आएगा। और चौक आप तब जाएंगे कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई के लिए लाखों लाख फीस वसूली जाती है। राजधानी दिल्ली, जिसे आप सपनों का शहर कह सकते हैं, जहां देश के कोने कोने से बच्चे अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं, वही राजधानी दिल्ली जब हादसों का सबब बन जाए और एक के बाद एक छात्रों की मौत होने लगे तो कई सारे सवाल हैं जिनका जन्म हो जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली में हर साल औसतन तकरीबन 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं। यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, बड़ी तादाद में छात्र यहाँ एडमिशन लेते हैं, अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं और पढ़ाई में जुट जाते हैं। लेकिन जब हादसा होता है तो चिंता पूरे देश के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसी चिंता को बयां करने के लिए हमारे साथ छात्र भी हैं जो लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। यहाँ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं जभी से लगातार ये हादसा हुआ है उस वक्त से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव सिंह चौहान है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ और अभी वारन में ही रह रहा हूँ। अच्छा बताइए, कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? मैं 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन यही मोतीलाल नेहरू कॉलेज से किया। अभी लगभग 2 साल से मैं इधर ही हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज। कैसे इस हादसे को लेकर आप लोग अभी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं? क्या मांगे अभी आपकी बरकरार हैं जो ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ? मैम, सबसे पहली चीज़ मैं रखना चाहूँगा, दिल्ली में हमेशा बारिश होती है, हमेशा जल भराव होता है।
अभी 2 से 3 दिन पहले पटेल नगर में भी यही हुआ कि हम लोग का साथी एक जो कि वहाँ पे मतलब पानी भर गया था तो वो डिसबैलेंस हुआ सड़क पे। वो डिसबैलेंस सड़क पे हुआ तो उसने गेट पे हाथ टेक के लिए लिया और उस गेट पे करंट आ रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। और सबसे मेन चीज़ है कि उसने 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट में उसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और वो मेंस नहीं लिख पाया। फिर उसी के 2 दिन बाद, एग्जैक्ट 2 दिन बाद यहाँ राव IAS में ऐसा होता है और शाम को 6 बजे बारिश बंद होती है। शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक पानी निकाला गया। पहले स्टार्टिंग में मोटर छोटे छोटे मोटरों से निकाला गया है, फिर आखिरी के रात में 2 बजे बड़े वाले टैंकर आए। मैं बस पूछना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या हम राजधानी से क्या पार्लियामेंट से हम 5 किलोमीटर के रेडियस से भी दूर नहीं है, मतलब क्या हो रहा है। और अभी LG साहब आए, ये एक अच्छा कदम है, हम उसकी सराहना करते हैं। बट फिर उनने हमने आश्वासन तो दिया पर उन्होंने हम लोग से ये बोला कि 2 दिन बाद एक मीटिंग रखी जा रही है, 2 दिन बाद ऑफिसर्स की मीटिंग रखी जा रही है जिसमें ऑफिसर्स आएंगे। बस आपके माध्यम से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि उसमें स्टूडेंट डेलीगेशन होना चाहिए। वी आर इक्वल स्टेक होल्डर हेयर। ठीक है, अब देखिए ऐसे बड़े बड़े चार्ट पेपर्स हैं या पोस्टर्स हैं जिस पर अपनी अपनी डिमांड स्टूडेंट्स ने रख रखी है, जिसमें कंपेंसेशन की मांग की जा रही है, मोरल ग्राउंड्स पर मुआवजे की मांग लगातार की जा रही है स्टूडेंट्स की तरफ से। जो मरने वाले 3 छात्र हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। वो यहाँ पढ़कर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और IAS बनना चाहते थे। आपका नाम क्या है? संस्कार जैन। अच्छा, तो यहाँ पर LG साहब आए थे, आपकी उनसे मुलाकात? हाँ, हमारे LG सर से बात हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि सारी चीज़ें हैं। LG सर ने भी बोला कि 2 दिन बाद मीटिंग है जो भाई ने वैभव ने पॉइंट रखा है। तो हमसे उनसे यही है कि हम स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं, हम वो चीज़ जो फेस कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जान रहा है। जो कमेटी पुलिस मेंबर अलग स्टेट से आ रहे हैं वो नहीं जानते कि हम यहाँ क्या फेस कर रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि उस एडमिनिस्ट्रेशन में हम कुछ बच्चे भी साथ में शामिल हो ताकि हम। आप ये बताइए, आप यहाँ किस चीज़ की कोचिंग कर? हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे कितने साल हो गए आप? हैं। 2 साल हो चुके हैं मुझे। कहाँ रहते हैं आप? ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 ब्लॉक में। अच्छा, कि आप ये बताइए जब आप कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन लेते हैं, अभी तो कोचिंग सेंटर्स पे सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं या बताते हैं, दिखाते भी हैं? आप कोई भी कोचिंग में चले जाएं, 2, 3, 4 से कम किसी की फीस नहीं है। 2 लाख रुपए GS के लेते हैं, 50,000 ऑप्शनल के लेंगे, फिर टेस्ट सीरीज के 30,000 लेंगे। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो 5,000 लाइब्रेरी के भी ले रहे हैं। अदर्स को टेस्ट लेते हैं, उस पर टैक्सेस भी अलग लगेंगे, तो हमारा 4-4.5 लाख कोचिंग वाले लेते हैं। उसके बाद एक कोचिंग में आप जाएँ, कोई भी कोचिंग चले जाएँ, मैं कोचिंग के नाम नहीं लूँगा, एक बच्चे हजार बच्चे बैठा ले जा रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक गेट है। अगर AC का सफोकेशन भी हो गया तो बच्चे वहाँ पे मर जाएंगे। कुछ इमरजेंसी होता है, आप मुखर्जी नगर में आपको इंसिडेंट पता है, वहाँ भी यही हुआ है, फायर एक्सीडेंट हुआ है। आप कोई भी कोचिंग में अभी रूल आए हैं कि सारे जो अभी 6-7 महीने पहले रूल आए थे रेंट की, आप 6-7 महीने के लिए यहाँ पे 200 बच्चों से ज़्यादा नहीं बैठा सकते, टीचर्स का इंटरेक्शन हो चाहिए। कोई रूल नहीं है। MCD वालों ने किसने परमिशन दी है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बनेगी? MCD वालों को पता नहीं है। 10 दिन पहले NOC दी गई है, कहाँ से NOC दे दी है? जब सबको पता है बेसमेंट में लाइब्रेरी है, हम लोग पढ़ नहीं रहे क्या वो चीज़? हमारे सामने चीज़ें देख रहे हैं, RTI फाइल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है, कहते हैं आपका कुछ चीज़ नहीं देखी जाएगी, सब चीज़। जो बेसमेंट की लाइब्रेरी है, इनमें बच्चे पढ़ने क्यों जाते हैं? क्या जो रेंट है, जो फीस है उस लाइब्रेरी? बता रहा हूँ, बच्चे को कुछ नहीं पता होता है मैम। ये सबसे बड़ा अगर कोई यहाँ पे कल्प्रिट है तो वो MCD है। पिछले साल अगर लोगों को पता होगा सेम इतना ही बारिश हुई थी, क्या सबक लिया MCD ने? दिल्ली की मेयर रात में सिर्फ राजनीति करने आती है, उसके बाद 2 दिन हो गए अब तक नहीं आई है वहाँ, अब तक नहीं आई है। दिल्ली की मेयर फर्स्ट सिटीजन होती है किसी भी स्टेट का, वो क्यों नहीं आई है? मैम जो आपके अच्छा, आपका क्या नाम? अंकुर झा मैम। आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने साल से रह रहे हैं? मेरे 2 साल हो गए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मनमानी हमेशा से चलती रहती है? मनमाने हमेशा से 2.5 लाख फीस लेते हैं, अगर नाम आप कटवाइए तो वो रिफंड ही नहीं करते हैं, रिफंड नहीं करते हैं। कितने किससे यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं? सारा इशू MCD और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच एक नेक्सस है, ये लोग ऐसे काम करते हैं। वो जो नीचे पार्किंग स्पेस है वो मिला था इनको स्टोरेज के लिए, क्लास चलाने के लिए नहीं मिला था। ये जो बेसमेंट में है लाइब्रेरी, कितने पैसे लिए जाते हैं, उसकी कितनी फीस होती है? बेसमेंट में मैम एक्चुअली यहाँ पे ये बिजनेस इसलिए सस्टेन कर रहा है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अगर कोचिंग के साथ साथ एकोमोडेशन के अलावा लाइब्रेरी की भी उतनी हाई फीस स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ेगी तो वो शायद उनके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बेसमेंट्स में ये सारी चीज़ें इनअप्रोप्रिएट तरीके से चल रही हैं ताकि थोड़ा सा कम रेट में स्टूडेंट्स को ऑफर किया जा सके और वो वहाँ पे जाके पढ़ सकें।
अब देखिए 583, अगर आप यहाँ पर जो फायर सर्विस है उसकी माने तो 583 कोचिंग सेंटर्स हैं कुल दिल्ली में, और 67 के पास ही फायर सेफ्टी एनओसी है। ये ऑफिशियल जो डेटा है वो बताता है। और इस पूरे मामले में भी ये कहा जा रहा है कि एनओसी तो ली गई थी, लेकिन वो एनओसी लेने के बावजूद आपने स्टोरेज की एनओसी ली, आपने पार्किंग की एनओसी ली, लेकिन आपने वहां पर बच्चों को बैठाकर उनसे पढ़ाई की। अब देखिए लगातार जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर चल रहा है, बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो यहाँ पर किस तरीके से उन्हें इंसाफ मिल सके। आपका क्या नाम है? मोहित राय। आप यहीं पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने सालों से कोचिंग चल रही है आप? 2 साल से। कोचिंग सेंटर्स के बारे में सबसे पहले बताइए, क्योंकि अब तो उन्हीं पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हैं। मैं बताऊंगा, ये जो कंप्लेन करी है ये है किशोर कुमार कुशवाहा ने 26 जून 2024 इसी साल एमसीडी को करी है। इनको बताया गया है कि राउस आईएएस में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, जबकि जो एनओसी लिया गया था वो स्टोरेज के लिए लिया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लेन की कॉपी है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई एमसीडी की? अभी जो ये बुलडोजर लेकर आए हैं, इनसे आप सेटिस्फाइड हैं? 3 मौत के बाद बुलडोजर लेके आए। शर्म नहीं आती है एमसीडी को, दिल्ली सरकार को? 3 मौत हो गई। चौथी एक लड़के की नीलेश राय की मौत हुई है करंट लगने से पटेल नगर में 4 दिन पहले। शर्म नहीं आती एमसीडी को? यहाँ पे वाटर लॉगिंग यहाँ तक होता है, कमर तक। अगर आप भी रहेंगे ना, डूब जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो क्या करें, हम लोग जान देते रहे अपनी ऐसे। अच्छा एलजी साहब, यहाँ पर आप लोगों से मुलाकात करने आए, कोई और आया है आप लोगों से बातचीत? हाँ आए, वहीं से चले गए। हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ मौत हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए? हम लोगों से बात करने क्यों नहीं आए? पुलिस से बात करके सिर्फ चले जाएंगे। अब देखिए ये नाराजगी है यहाँ पर स्टूडेंट्स की, और ये नाराजगी होना इसीलिए लाजमी है क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आते हैं यहाँ पर, या आईएएस बनने के लिए आते हैं, अफसर बनने के लिए आते हैं। आपका क्या नाम है भैया? ध्रुव। यहीं पर पढ़ रहे हैं आप भी? हाँ। यूपीएससी की तैयारी? हाँ, यूपीएससी। क्या शिकायतें अभी आप लोगों की हैं, क्या मांगे आप लोगों की अभी रह गई? एक तो यहाँ पे ड्रेनेज लाइन की तकलीफ है, बहुत ज़्यादा ड्रेनेज पानी भर जाता है। मेन इलेक्ट्रिक की लाइन है, जो लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो वो इतनी अभी चौड़ी है। जब ऐसे आप आगे जाओगे गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा है ना, इकट्ठा हो जाएगी लाइन तो। और एक तो रेंट वगैरह सबकी तकलीफ है। सारी लाइब्रेरी 90% लाइब्रेरी वो बेसमेंट में बनी हुई है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से? कब से यहाँ पर रहकर आप कर रहे हैं? मैं 1 साल के आसपास हो गया। 1 साल के आसपास हो गया। ये कोचिंग सेंटर्स क्या मनमानी करते हैं? जो फीस आप लोगों से वसूली जाती है उसके एवज में क्या मिल पाती है सुविधाएं? सुविधा नहीं मिलती। इनका एक ही एम होता है कि कुछ भी करके कोर्स खत्म करना है। ना ही हमारी कुछ बातें रखी जाती है, ना ही उनको कुछ पड़ी नहीं है। इनका एक 7 महीने का 8 महीने का रहता है कि जो भी पैसे लिए वो बात करके खत्म करें, बात खत्म, और कुछ नहीं रहता इनका। कितने पैसे वसूले जाते हैं? अराउंड ऑन एन एवरेज सबकी सारी कोचिंग की मिला के 2 लाख के पर पर्सन फीस होती है, 2 लाख रुपए। और ये बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चलती है उनकी 2500, 3000, 4000 जैसी लाइब्रेरी हिसाब से रेंट होता है। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है तो 4.5 तक हो जा, बेसमेंट में होगा तो 3000 रुपये होगा। तो ऑब्वियसली जहाँ पे बच्चा कम पैसे होगा वहीं पे जाएगा, तो 2500, 2000 रुपये वाली लाइब्रेरी में जाता है। और एक साथ इनकी स्पेस होती है और 60 लोगों की होती है लाइब्रेरी में। अब देखिए यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अब आइए आपको कुछ प्रोटेस्ट की और तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं और बैठकर अपनी मांगे जो हैं वो रखी जा रही हैं। ये स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जिन बच्चों की डेथ हुई है या जिन छात्रों की डेथ हुई है उन्हें कंपनसेशन मिले, कम से कम उनको मुआवजा मिले और जो न्याय है वो मिल सके। आपका क्या नाम है भैया? कुश कुमार सिंह। कुश, आप कहाँ के रहते हैं? बिहार के। बिहार के। कब से यहाँ पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जब से हादसा हुआ है? जब से हुआ। तो क्या आप लोगों की मांगे क्या है? हम लोग का कुछ डिमांड है, वहाँ पे लिखा हुआ है, आप उनको दिखा सकते हैं। कुछ डिमांड है। यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है, बेसिक ORN की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व चाहते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे जो प्रॉपर जिनकी 3 डेथ हुई है उनको कंपनसेशन चाहिए। और अच्छा ये बताइए, डिजास्टर इस पूरे मामले को कहा जा रहा है कि डिजास्टर जो है यहाँ पर ये हुआ है, तो ये डिजास्टर मानते हैं आप या ये ह्यूमन मेड मिस्टेक? डिजास्टर है ये। इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मार दिया, मर्डर है ये। दिस इज द मर्डर। 3 बच्चों की मौत होने के बाद प्रशासन नींद से जागा तो है, कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं, मांग की जा रही है कि जो मृतक छात्र हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और एमसीडी जो सीधे तौर पर इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है उस पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। आपने स्टूडेंट्स की बात सुनी, आपने पूरा इलाका देखा। मेरे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की पानी में डूबने से मौत हुई, जिसके बाद अब एमसीडी सक्रिय नजर आ रही है। और मुखर्जी नगर में भी जहां यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पर या कोचिंग सेंटर पर उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये दृष्टि द विजन
जो कोचिंग सेंटर है इस पर भी कार्रवाई की गई है। आपने नाम सुना होगा, टीवी पर अक्सर देखा भी होगा, सोशल मीडिया पर, विकास दिव्य कीर्ति, जो इसके एक तरीके से ऑनर है या कहें कि वो भी यहाँ उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है। और उसके बाद देखिए, बड़ी बात यह है कि हम उनकी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत देखते हैं और ज्ञान की बातें होती है, लेकिन यहाँ जो नजर आ रहा है वो देखिए कि बेसमेंट में यहाँ पर बच्चों को कोचिंग कराई जाती थी, जिसके बाद इसको सील कर दिया गया है एमसीडी की तरफ से। देखिए, ये भी देखिए, और ये भी एंट्रेंस यहाँ से एंटर करने का जो गेट है इसको भी यहाँ पर सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरे जो और भी यहाँ पर शटर आपको नजर आएंगे, यहाँ भी सील लगाई गई है। और यही तर्क दिया जा रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी बेसमेंट होता है तो वहां पर पार्किंग की जो पार्किंग है वो हो सकती है। इस तरह का कोई भी काम आप नहीं कर सकते जिससे किसी की जिंदगी खतरे में हो सकती है। अगर आग लग जाए, पानी भर जाए यहाँ से, तो जो स्टूडेंट्स है वो कैसे और कहाँ जाएंगे। और ये देखिए कि लाइट, ये खुद देखिए कि यहाँ लाइट का पूरा एक सिस्टम है। अगर यहाँ किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट होता है या आग लगती है, बिजली से कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल बराबर में पढ़ाई कर रहे थे उनका क्या होगा। और यहाँ से निकलने का भी हमें सिर्फ ये कंजेस्टेड बहुत ज्यादा जो रास्ता है ये सीढ़ियों पर चढ़ता है, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर है, आप थोड़ा सा एक समझा दीजिए कि यहाँ यहीं पर पढ़ाई करते थे बच्चे? जी, 3 एंट्रेंस हैं यहाँ के, एक ये, सेकंड वन इन उधर है थोड़ा साइड में, फिर तीसरा है उधर। तो यहीं पे बेसमेंट में प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। जितना भी ऊपर आप देख रहे हो सारे के नीचे यहाँ क्लासेस हैं। देख रहे हैं कि बिजली देखिए बिल्कुल बराबर में, मतलब 3-4 मीटर की दूरी है कि जहाँ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं और बिजली का पूरा सिस्टम है। हाँ, अंडरग्राउंड पूरा लाइटनिंग है। वो तो अगर किसी तरह शॉर्ट सर्किट हो जाए या आग लग जाए तो बच्चों का क्या होगा? तो क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए बेसमेंट नहीं होता है, नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज आप स्टोरेज कर सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ हो रहा था सब कुछ। प्रॉपर क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो देखिए, ये बड़ी एक तरीके से कोचिंग ये है, सबसे बड़ी कोचिंग आज यही जानी जाती है हिंदी मीडियम की। और विकास दिव्य कीर्ति का तो बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, वो इसके फाउंडर हैं। तो ये फाउंडर तो है, लेकिन ये कभी ख्याल नहीं रखा गया कि इस तरह से एक्टिविटी यहाँ पर। अब ये तो बाकी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने नॉर्म्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे। उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए प्रॉपर। देखिए, आप सामने आपको बिजली का पूरा लाइट का जो सिस्टम है वो नजर आएगा, और उसके बराबर में पूरी तरीके से यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते थे। अब मैं रास्ता भी दिखा दूं, इससे आप ये अंदाजा लगाना आपको आसान होगा कि अगर कोई हादसा यहाँ पर होता तो क्या वाकई जिस तरह से हमने राजेंद्र नगर में देखा उस तरह की घटना अगर होती तो यहाँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखिए, बेसमेंट है, वहां पर हमने दिखाया कि पढ़ाई छात्रों द्वारा की जाती थी। अब ये जो सीढ़ियां है इससे चढ़कर ऊपर यहाँ पर आया जाता है। अब अगर पानी भरे, आग लगे तो तब क्या स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भगदड़ मचेगी, कोई निकल नहीं पाएगा। स्टूडेंट्स भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा नाम है डिस्ट्रिक्ट डिवीजन का, तो हम देखते हैं व्यवस्था उस तरह की नजर नहीं आती कि भाई अगर कोई हादसा हो जाए स्टूडेंट बचेंगे कैसे यहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार में 4 से 5 हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं। बेसमेंट में 4 से 5 हजार? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए 12 क्लासेस हैं और उनमें 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज भी देखें तो 4 से 5 हजार बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं। और एक बार में अगर कुछ हुआ तो पता नहीं फिर कैसे लोग बच्चे निकलेंगे। जबकि जब का पूरा कंट्रोल नीचे है बिजली का, और उसके बराबर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बेसमेंट में। हाँ बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो कंसर्न, और ये क्लासेस केवल बेसमेंट में ही नहीं चलती है, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की भी हालत वैसी ही है। लेकिन बेसमेंट में जिस तरह से हमने देखा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में तो डूबकर बच्चे मर गए। हाँ, इसके जस्ट बगल में देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो एक नाला है, और नाला में बहुत सारा जब बारिश की पानी आती है तो बहुत भर जाता है। तो ये और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, ये तो बड़ी लापरवाही है। हालांकि सील इसको जरूर कर दिया गया है, लेकिन अगर ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना ना होती तो ये कभी सामने ही ना आती चीजें। नहीं सर, ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था कि एमसीडी यहाँ से गुजरती नहीं रही होगी। लेकिन मामला जो है ओआरएन की वजह से इतना हाईलाइट हो गया है कि मजबूरन उनको नींद से जागना पड़ा। सुबह मैं यहाँ पे प्रेजेंटली मौजूद था जब टीम आई थी, और नियर अबाउट 10-11 बजे की टीम आकर यहाँ पे सील कर दी गई। और ये कोचिंगें आज से नहीं, आज से चलती आ रही हैं बेसमेंट में। तो क्या एमसीडी को इसके बारे में पता नहीं था?
बेसमेंट का जो इस्तेमाल है हम देखते हैं कि जो कानूनी तौर पर हम कहें या तो पार्किंग के लिए होता है या कोई चीज स्टोरेज के लिए। अब स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर एक्चुअली वहाँ पे भी आप देखे होंगे रॉ IAS का जो बेसमेंट है, वहाँ पे MCD के गाइडलाइंस में बताया गया है कि जो उनको नोटिस मिला था कि वो स्टोरेज का मिला था, लेकिन वहाँ पे लाइब्रेरी चला रहे थे ताकि स्ट्रेंथ वहाँ पे 150 के नियर अबाउट था। लेकिन सर एक्चुअली 7:30 बजे की उनकी क्लोजिंग टाइम थी, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जा चुके थे। लेकिन फिर भी 7 बजे तक ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू कि 35 से 40 स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए थे। लेकिन अचानक से इतनी पानी आने की वजह से कुछ बच्चे तो निकल गए, लेकिन वही अगर बेसमेंट ना होता, फ्लोर पे होता, तो ना ही पानी आता ना ही बच्चों की कैजुअलिटी होती। अब ये बताएं कि आप तो यहीं पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, दृष्टि में ही हूँ मैं। कभी जहन में नहीं आया कि बिल्कुल बराबर में लाइट का इतना बड़ा पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट ही हो जाए, आग लग जाए, कैसे भागोगे आप लोग ऊपर की तरफ? ये तो है ही, पर इनको ध्यान रखना चाहिए। ये तो इंस्टीट्यूट वालों की जिम्मेदारी है। बच्चे यहाँ पर कितना पैसा लेते हैं जी? एक कोर्स का 2 से 2.5 लाख रुपए हैं। 2 से 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? हाँ जी। महीनों में कंप्लीट कराते हैं? कहते तो 18 महीने है, पर ये 20 से 22 महीनों में कंप्लीट होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि भाई बड़ा एक आदर्श माना जाता है कि भाई गुरुजी कुछ बता रहे हैं सोशल मीडिया पर या तमाम चीजें, लेकिन जब इस तरह के हालात देखते हैं तब क्या? देखो आपके सामने ही, अभी तक तो कोई जवाब आया है नहीं सर का। सर को आना चाहिए, आगे स्टूडेंट के बारे में बोलना चाहिए। कितने आप लोगों की यहाँ पूरा उसमें कितने तकरीबन स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब हर एक बैच में पूरा सुबह से शाम तक कितने बच्चे पढ़ाई कर? 1000-2000। एक दिन में 2 से 3 हजार बच्चे पढ़ते हैं उस क्लासरूम में। मतलब यहाँ पे नीचे बेसमेंट में 4 से 5 क्लासरूम में, एक क्लास में उससे शेड्यूल के हिसाब से होता है। मतलब एक सुबह से शाम में 4 बैचेस चलती है बार में, तो मतलब 500 मतलब 2-2 3-3 बैच को मर्ज कर देते हैं। एक बैच में 800 900 बच्चे भी हो जाते हैं, सब बेसमेंट में। 1,000 में 900,000 बच्चे एक। सर मैं एक क्लासरूम में बता रहा हूँ, एक क्लासरूम में। अभी आप जहाँ खड़े हैं ना, इसके नीचे जो क्लासरूम है उसमें 700-800 बच्चे होंगे, ठीक। उसके सामने एक क्लासरूम है, उसमें 700-800 बच्चे होंगे। एक उसके आजू बाजू में, उसमें 700-800 होंगे। सर ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन यहाँ होता रहता है। लास्ट टाइम यहाँ पर आग लगी, ठीक है। आग लगने के बाद MCD जागा कि हम देखें फायर सेफ्टी है या नहीं है, तब उनको दिखाने के लिए जो फॉर्मेलिटी थी वो निभा दी गई। और ये इस कोचिंग के हालात नहीं, सब कोचिंग के। और MCD को सबको मालूम है कि यहाँ पर बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं। देखिए यही बच्चे आगे चलकर अफसर बनेंगे इस देश के, क्योंकि IAS IPS यानी कि UPSC की तैयारी तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन खुद देखिए कि सिस्टम क्या है, बेसमेंट में इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह का हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है। नियम कानून सब दांव पर अलग ताक पर रख दिए गए हैं। अगर ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा ना होता तो ना तो MCD सक्रिय होती और ना ही इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा पाते शायद, क्योंकि मामले ही सामने नहीं आते। राव IAS एकेडमी में 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हो गई, क्योंकि इस इलाके में वाटर लॉगिंग हो गया था। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। लेकिन अब MCD एक्शन में आई है, बुलडोजर एक्शन इस इलाके में किया जा रहा है। राव IAS एकेडमी के सामने जो सड़क के किनारे इलीगल इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इस इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से ही हुआ था। ये पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया था। ये कहा जा सकता है कि MCD की नींद देरी से टूटी है। पर क्या सिर्फ इसी इलाके में इलीगल इंक्रोचमेंट है? क्या MCD का एक्शन केवल मीडिया के कैमरे के लिए और स्टूडेंट्स को कुछ समय के लिए शांत कराने के लिए है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसको तोड़ के क्या मतलब है? सामने इधर तो इसको तोड़ो, जो जहाँ जो हुआ है वो इधर इनलीगल चल रहा है। इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ा जाता है ना, कोई कार्रवाई होती है। इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? अभी लाइब्रेरी है, 4 दिन बाद फिर चालू हो जाएगी। लग रहा है कि ये केवल आपको शांत कराने के लिए छोटा मोटा तोड़ ताड़ के चले जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हंगामा होगा, फिर किसी की जान जाएगी। क्या कहेंगे आप संतुष्ट हैं? आप लगातार बोला जा रहा था कि बुलडोजर नहीं आया, अब बुलडोजर आ गया है। मेन ये है कि एक बिल्डिंग को पूरा डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है, जब ही सब सुधरेंगे मेरे हिसाब से। मुझे लगता है राव IAS को पूरा खत्म करना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार धरना दे रहे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि हम एक्शन ले रहे हैं, इस इंक्रोचमेंट को हटा के कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे राव IAS एकेडमी की बिल्डिंग है उसे तोड़ा जाए, और जितना भी ऐसा कंस्ट्रक्शन है जो इलीगल तरीके से किया जा रहा है उन सभी बड़ी बिल्डिंगों पे एक्शन लिया जाए।